बिल्कुल फजील साहब, जैसा कि अभी कैप्टन साहब ईरान को लेकर कह रहे थे, एक बयान सलीम साहब ने अपडेट किया और हमने भी इसको पढ़ा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से कहा है, अवाम से कहा है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई नहीं होते तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी, और ये चेतावनी दी है कि ईरान के अत्याचारियों ने उनके परिवारों को खतरे में डाल दिया है। ये एक तरीके से मोटिवेट पहले भी इस तरह से करते रहे। क्या लग रहा है इस बयान के क्या माने निकाले जाएं फजील साहब, क्या सियासी माने निकाले जाएं जिस तरह का नेतन्याहू ने बयान दिया है? लड़ाई के दौरान ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, सब लोग समझते हैं। वो जमाना अब चला गया जो कोई किसी के खिलाफ अफवाह उड़ा देता था। और रहा सवाल अभी जो कैप्टन साहब बोल रहे थे, देखिए वो सारी चीजें जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए जॉर्डन के का जो मैटर आया ना बीच में, कि भाई जॉर्डन की बहुत जरूरत है। इसराइल पर हमला करने के लिए हमें किसी एक जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर वो लेबनान में भी इकट्ठा हो सकते हैं, हूती में भी इकट्ठा हो सकते हैं, यमन में भी इकट्ठा हो सकते हैं। यमन से भी 2000 की किलोमीटर की दूरी है। और अरब तो खैर खुल के सामने अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन जॉर्डन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन से तेल अवीव बहुत नजदीक है। और कोई भी सेना अब क्या है, अब सेना अंदरूनी मदद भी कर रहे हैं। जैसा किंग जोंग की सेना रूस की वर्दी पहन करके और लड़ाई लड़ रहे। इसी तरह नेटो में यूक्रेन के सैनिक जो हैं वो नेटो के जो सैनिक हैं यूक्रेन की वर्दी पहन के लड़ रहे हैं। अभी अजरबैजान की लड़ाई हुई थी अर्मानिया के साथ, तो वहां भी टर्की के सैनिक जो हैं अजरबैजान की वर्दी पहन के लड़ रहे थे। अब ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। जब एक दूसरे से उनका रिलेशन बनता है और लड़ाई लड़नी होती है तो वो अपनी जगह पे उनके वेशभूषा में चले जाते हैं, पहचान में नहीं आते हैं। तो अब ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। और अगर उसको प्रॉक्सी वार अलग चीज हो गई कि वहां से मिसाइल मार दिया, लेकिन अगर उनको कब्जा करना है इसराइल पर तो पैदल सेना लगानी पड़ेगी। और पैदल सेना के लिए अब हवाई जहाज से तो आप बहुत लंबी दूरी नहीं, अमेरिका भी नहीं लड़ पाता, इसलिए जगह जगह अपना जंगी बेड़ा और स्पेस लेता रहता है। तो इसी तरह ईरान को अगर सीरियसली लड़ना होगा, इसीलिए जॉर्डन की बात चल रही है। अगर जॉर्डन में बात नहीं बन पाती है तो लेबनान तो नजदीक है ही है। और किसी तरह अगर वहां पे सुरंग का जो मामला है, आपकी क्या लगता है कि हमास लड़ रहा था इतने दिन इसराइल से साल भर? हमास नहीं लड़ रहा था, हमास के पीछे ये तमाम ताकतें लगी थी। वो कहने को हमास थे, लेकिन लड़ वहां बिना वर्दी के जो लोग लड़ रहे थे वो ट्रेंड सैनिक लड़ रहे थे। वो हमास की आम पब्लिक नहीं थी, फिलिस्तीनी नागरिक नहीं लड़ रहे थे। नागरिक तो सिर्फ शहीद हो रहे थे। तो अभी जो हमास ने इतनी लंबी लड़ाई या 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, वो कुछ लोगों की सोच थोड़ी है, वो बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी तैयारी है। और ट्रेंड सैनिकों का काम है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ सिविलियंस गए और पैराग्लाइडर उड़ा के पहुंच गए और कुछ लोग उसमें पैराग्लाइडर से 100-150 लोग गए थे, बाकी लोग सुरंग इसराइल के अंदर तक बना दिया इन लोगों ने। उस सुरंग से अंदर घुसे थे, इसराइल को पता ही नहीं। और फिलिस्तीन से सुरंग जो बनी है वो इसराइल के अंदर तक चली गई। उस सुरंग से बहुत से लोग गए और बहुत से लोग आए। तो ये जो पूरा सिस्टम है, अभी ये जो खामोशी है ना मुमताज भाई, ये इसी बात की खामोशी है कि अभी ईरान जो है 20 जनवरी का वेट कर रहा है कि ट्रंप का क्या नजरिया होता है। अगर बात बिना लड़ाई बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। सिविलियंस लोगों का नुकसान होता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। आम पब्लिक ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो कभी भी ईरान खास करके, उसका लंबा इतिहास है जंग का, तो उन लोग यही चाहते हैं कि भाई युद्ध ना हो, बिना युद्ध के ही काम हो जाए। हालांकि ये बात पहले भी हो सकती थी। अरब के साथ इजराइल बातचीत चल रही थी उस दौरान। 7 अक्टूबर करने से पहले, ये लोग बार बार 7 अक्टूबर तो याद रखते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर से पहले मस्जिद अक्सा में इजरायली आईडीएफ के जवान जूता पहन के घुसे, गोलीबारी की, उसमें 2-3 लोग मरे भी थे। उसका रिएक्शन था 7 अक्टूबर। ये भूलना नहीं चाहिए इसको कि उसका मस्जिद अक्सा, असली लड़ाई तो मस्जिद अक्सा है ना। मस्जिद अक्सा में ये लोग घुसे, उससे के बाद उसका रिएक्शन 7 अक्टूबर हुआ। 7 अक्टूबर का रिएक्शन क्या हुआ कि हमास के अंदर घुसे, और जिस तरह से आईडीएफ के सैनिक भागे वहां छोड़ करके,
वो हमास के अकेले के बस का नहीं था, उसमें ये तमाम लोग शामिल थे। ये नेचुरल बात है, हर आदमी को पता है ये बात कि ईरान और जितने लोग हैं सब लोग उसमें शामिल हैं। इसलिए अभी तो ये 20 जनवरी तक ऐसे ही चलेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि इसमें ट्रंप ने कुछ तो इशारा किया है जिसकी वजह से ईरान भी खामोश है, लेबनान भी खामोश है, और सिर्फ एक ये वार चल रहा है दिखावे के लिए, कोई बड़ा हमला एक दूसरे पर नहीं हो रहा है। और खबरें बहुत कुछ आती हैं, लेकिन अभी 20 जनवरी तक का वेट करिए। 20 जनवरी से पहले ईरान को भी कोई बेचैनी नहीं है। ईरान का मसला है कि अब परमाणु बम तो उसने बना ही लिया है, तो अब ईरान को भी बेचैनी नहीं है। हमास के पास उनके बंधक हैं और टू नेशन थ्योरी यूएनओ में पास हो चुका है। तो एक तरह से पॉजिटिव इन लोग के लिए तो पॉजिटिव है कि अगर फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा दे देते हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है, और इजराइल अपना अलग रहे, फिलिस्तीन अलग रहे। तो ये हमको ये उम्मीद लग रही है कि कुछ इनकी बात जरूर हुई है, और 20 जनवरी तक हम लोग को वेट करना चाहिए। फजील साहब, जिस तरह से अभी कह रहे थे कैप्टन साहब, उसमें काफी लोगों ने कहा कि हम इस बात से एग्री नहीं है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा यूएस रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 3000 लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन ये संख्या ज्यादा हो सकती है। कोई देश अपनी जानकारी में डिस्क्लोज जो है नहीं करता, जबकि युद्ध में तो संख्या अधिक हो सकती है। ये बात उनका कहना है। आगे भी प्रोडक्शन हो सकता है किसी भी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर, आकलन मुझे तो उचित नहीं लगता। तो क्या लग रहा है कैप्टन साहब को? पता नहीं, ईरान के पास 5 लाख मिसाइल हैं, अमेरिका ने खुद कबूला, इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? कैप्टन साहब की एक बात थी, पता नहीं वो क्यों चले गए, क्या वो पढ़ लिया या नाराज हो गए, मुझे नहीं पता है। लेकिन फजील साहब आप। नहीं, देखिए 1000-1500 मिसाइल होता तो एक ही झटके में खत्म हो जाता। अमेरिका जिस तरह से इजराइल ने हमला किया था वो तो एक दिन में ही खत्म हो जाता। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि मेरे रिवॉल्वर में 6 गोली है तो वो कितने देर हमको खाली करवा देगा 6 गोली। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि इनके पास 10 रिवॉल्वर है, गोली का कुछ अंदाजा नहीं है, तो वो दहशत में आता है। तो ये बात तो अभी कोई भी सरकार या कोई भी कंट्री या कोई भी लड़ने वाला व्यक्ति अपने हथियारों का तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार उसको लाइसेंस दे रही है कि आपने बस 32 बना लिया, 64 एयरक्राफ्ट अब नहीं खरीद सकते। तो और दूसरी बात यह है कि एयरफोर्स, जहां तक कैप्टन साहब ने कहा कि एयरफोर्स कमजोर नहीं है उसकी, और उसके साथ रूस ने और चाइना ने, सबने अपने जहाज पाकिस्तान ने दे रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अभी वो उनको भी पता है कि पूरा अरब क्रॉस करके अगर ईरान को लड़ना होगा तो वो अपने ईरान से थोड़ी लड़ेगा, वो भी कहीं हिजबुल्लाह के साथ या कहीं इसके साथ अपनी जगह बनाएगा वहां पे, और वहां से लड़ेगा जॉर्डन के साथ, चाहे हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह तो है ना जगह खाली, तो वहां से लड़ेगा। लेकिन अभी ये प्रेडिक्शन करना कि नहीं उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हल्की बात हो गई है। और फजील साहब, जिस तरह से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात मानी थी, और न्यूक्लियर तो आप देख ही रहे कि ईरान पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गया है। तो ऐसे में, और अभी यूनुस साहब ने जैसे लिखा कि अमेरिकी अधिकारी का बयान, ईरान के पास ऐसी टनल है कि ऐसी कोई देश के पास टनल नहीं है। और टनल के साथ साथ जो अभी असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता ही नहीं या अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि ईरान के पास खुद कितनी ताकत है और कितनी वो ताकत रखता है। कब तक भाई? 2 साल तक तो हमास कह रहा है हम लड़ेंगे, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम 2 साल तक लड़ेंगे, तो ईरान को कैसे कम आका जाए? फजील साहब देखिए, अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया है ईरान ने, जिससे अमेरिका के पास वो मिसाइल नहीं है। आवाज से 7 गुना कितना सुपर हाइसोनिक, जिसको रडार पकड़ ही नहीं सकती। 7 सेकंड में, वो 7 मिनट में ईरान से इजराइल पे अमेरिका पहुंच जाएगी वो मिसाइल। सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो तैयार किया ईरान ने, और अमेरिका उसके पास अमेरिका के 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 19,000 किलोमीटर। हाँ, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है,
अगर इतना कमजोर होता तो इजराइल उसको कभी का हमला कर देता। हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही इजराइल की, जवाब नहीं दे पा रहे। 100 एयरक्राफ्ट से उन्होंने जो हमला किया था अभी ईरान के ऊपर, 100 एयरक्राफ्ट पूरे ईरान को 3 तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद ईरान की सीमा तक नहीं घुस पाए, और वहां बाहर से मिसाइल दाग रहे थे और सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट करके खत्म की जा रही थी। और उनके 100 एयरक्राफ्ट में 10 एयरक्राफ्ट को भी ईरान में घुसने की हिम्मत नहीं पाई, वह बाहर से वापस चला आया। जब वो, क्योंकि अंदर घुसेगा तो एयरक्राफ्ट मार दिया जाएगा ना, जब तक वो हमारी सीमा से बाहर है तब तक उसको नहीं ईरान मार सकता, लेकिन जैसे ही वो ईरान के अंदर घुसेगा उसको मार देंगे वो लोग। इसलिए एयरक्राफ्ट जाकर के वापस आ गया। तो ये कहना कि उनकी एयरफोर्स कमजोर है, ये कोई समझने वाली बात नहीं। और मैं बता दूं आपको कि कैप्टन साहब का कोई क्लासमेट था, उसकी हेड इंजरी हो गई है जैसे ही, तो वो मैसेज पढ़ रहे थे असल में, तो फौरन उसकी हेल्प के लिए वो चले गए। उनका मैसेज आया है कि वो अपने जो मेट है उनकी मदद के लिए गए। तो अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उनको सेहत याब करे और खतरे से बचाए। बिल्कुल ये सही है। और देखिए फजील साहब, मुझे भी यही लग रहा है कि ईरान जिस तरह की तैयारी ईरान कर रहा है और कर रहा है, मतलब ईरान कभी भी जो हम पढ़ते आए सुनते आए हैं कि वो इजराइल को सामने रख करके तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि वो अमेरिका को सामने रख के, क्योंकि हमेशा कहा है कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा शैतान है। हाँ, शैतान बुजुर्ग जो है वो अमेरिका को ईरान कहता आया है। तो इसका मतलब टारगेट पे ईरान है। तो अगर इतनी बड़ी, अभी ईरान के पास क्या है, मुझे लग रहा है ईरान ने बताया ही नहीं कितनी बड़ी ताकत। भाई इतनी बड़ी प्रॉक्सी जो है, फजील साहब एक मिनट, इतनी बड़ी प्रॉक्सी ईरान ने खड़ी कर दी हमास की शक्ल में, उधर हिजबुल्लाह की शक्ल में, हौती की शक्ल में, अब्दुल शाबी की शक्ल में, और हिजबुल्लाह शामी की शक्ल में। तो क्या इसको मतलब ये न माना जाए कि फिर ईरान की अपनी खुद कितनी बड़ी तैयारी होगी? बिल्कुल तैयारी है, और अगर इतना होता तो इजराइल कभी भी इतना डरता नहीं ईरान से, और अमेरिका भी डर रहा है। खुद अमेरिका ने हिम्मत नहीं किया, जो बाइडेन के जमाने में जब थे तभी भी हिम्मत नहीं किया और कि हम ईरान से टकरा जाए। इजराइल बहुत हिम्मत करके एक बार जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन कोई जवाब दे नहीं पाया। अगर उसके पास 1200-1300 मिसाइल होता तो इजराइल कभी खत्म कर दिया होता उसको। ऐसा नहीं है, अब उसको सबका अपना नजरिया होता है देखने का कि वो किस नजरिए से देख रहा है। हम लोग भी अगर शायद मुसलमान नहीं होते तो हम भी बीबीसी और दूसरी वेस्ट मीडिया को भरोसा करते। तो ये चीजें हैं, और ईरान ने जिस तरह से तरक्की की है ना अपने जंगी सामानों का जिस तरह से आगे बढ़ाया, और सिर्फ वही नहीं, इकोनॉमी को बहुत ग्रो किया। और 80 के दशक में आयतुल्लाह खुमानी साहब वहां के तख्ता पलट करके वहां के प्रधानमंत्री बने थे, तब से जो है आज तक दुनिया में इतना सैंक्शन लगने के बाद भी ईरान इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर गई। और अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में नफरत फैलाना चाहता है, और रूस और यूक्रेन जंग का बहुत फायदा मिला है उसको। और इतना ही नहीं, रूस की जंग, रूस के इतना बड़ा कंट्री होने के बाद ईरान के सपोर्ट से ही यूक्रेन को जीत पाया है। ये भी जान लीजिए आप, जब तक उनका ड्रोन नहीं मिला ईरान का, तब तक जो है वो नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। उनके 100-100 टैंक मार दिए जा रहे थे। रूस की सेना काफी नुकसान हुआ उसका शुरू में। जब ईरान ने सपोर्ट किया उनको, तभी वो यूक्रेन पे जीत पाए, और आधा यूक्रेन तो ले लिया रूस ने। तो ऐसा नहीं है जो रूस जैसी कंट्री को मदद कर रहा है वो उसके बारे में कोई अगर कम आंकता है तो वो नहीं है कि कम, ठीक नजरिया नहीं। बस आखिरी, चूंकि अब टाइम हो रहा है फजील साहब, हम बात करेंगे जॉर्डन में क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि जॉर्डन में प्रोटेस्ट जारी, ऐसी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या फजील साहब ये पूरा जो माहौल है पैदल वाला, जैसे हम कह रहे थे, कि क्या उसकी तैयारी है? क्योंकि हम बार बार जो है, जो ईरान के रोबोटिक सेना है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है अंदर अंदर, कि वो तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि टनल से जो है वो रोबोटिक सेना जो है फौज वो आप भेजने की तैयारी हो,
और वो अगर उतर गए तो फिर इजराइल कैसे मुकाबला करेगा अगर रोबोटिक सेना, रोबोट जो है वो अगर दाखिल हो गए। जी फदील साहब, फदील साहब की आवाज लग रहा है चली गई है, और जैसे ही फदील साहब जुड़ेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो रोबोटिक सेना है मैं समझता हूं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा काम कर रही है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला ने लिखा है कि ईरान अमेरिका से भले ही ताकत में कमजोर हो, लेकिन ऐसा कमजोर नहीं है कि अमेरिका का मुकाबला न कर सके, और जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, सलाहुद्दीन जैसे हौसला चाहिए होता है। ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिख रहे हैं। और उन्होंने एक शेर लिखा है कि मुमताज भाई, ये एक शेर पढ़ते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लग रहा है। इनका भी नेटवर्क, फदील साहब का भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो और चूंकि लास्ट ही है, ये पूरी सिचुएशन बहरहाल सामने आ गई है और लास्ट ये पूरा मिनट था। तो मैं भी चाहूंगा कि अब बस हमारे साथ बहुत सारे लोग, राजा सिंह राजपूत साहब जुड़े हुए हैं, जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं, इसके अलावा यूनुस चोड़वारा साहब हैं, और इसके अलावा राजा सिंह राजपूत, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन साहब जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गुड्डू सलमानी साहब, जयदीप सिंह बुंदेला का जिक्र हो चुका है, सलीम अहमद साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, और हमारे साथ असलम लावारे साहब हैं, यूनुस चोड़वारा साहब हैं, और इसके अलावा इब्राहिम साहब है, गुड्डू सलमानी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं यही शम्स तबरेज साहब है, मोहम्मद तालिब है, अली हमजा साहब है। तो बहुत सारे लोग, आज कैप्टन साहब भी थोड़ा जल्दी चले गए, और असलम लावारे साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जनाब मुमताज साहब, और चैनल पे आने वाले काबिल सद एहतराम वो बावकार मेहमान, आप सभी को बाएहतराम व इकराम इस्तकबाल है। आइए जनाब, हजरत खुश आमदीद, शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का कि आप हमसे जुड़े। इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।